ऑल राइट, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका एक चैप्टर है नेशन एंड नेशनलिज्म के ऊपर। सी, चैप्टर का नाम है आपका नेशन एंड नेशनलिज्म। बेसिकली पहला चैप्टर था आपका की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो हम लोग लास्ट वीडियो में आकर के लाइव लेकर के समझा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशन एंड नेशनलिज्म के ऊपर। वन शॉर्ट वीडियो है ये वीडियो, अगर आप देख लेते हैं तो आपका एक इस चैप्टर के ऊपर फंडामेंटल आप पूरे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओके, सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर। पेन पेपर रेडी कर लीजिए बेसिकली, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा। हम लोग का सारा चर्चा आर्ट्स को लेकर के, जो आपको एग्जाम को लेकर के उस ग्रुप में होता है, कि आपको वहां पे सारा नोट्स मिल जाता है। जो भी हम लोग को सजेशन देना है, जो भी एक्सचेंज होता है हम लोग का इन्फॉर्मेशन, वो इसी ग्रुप में होता है। सो यू मस्ट ज्वाइन दैट। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है, वो है यहां से राष्ट्र और राष्ट्रवाद। इसके ऊपर हम लोग का सारा बात है। ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ। ठीक है, ये आपका सब हेडिंग है। ये है आपका सब हेडिंग। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जानिए। पहला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्र का अर्थ क्या है। तो राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? समान संस्कृति, भाषा, इतिहास व भौगोलिक क्षेत्र का जो समूह है, उस समूह को हम लोग राष्ट्र कहते हैं, पहला। दूसरा, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, एकता है और समर्पण है, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब बेसिकली आपका जो भाव है, फीलिंग है अपने राष्ट्र की तरफ। तीसरा, राष्ट्र व राज्य में अंतर बताइए। तो राष्ट्र सांस्कृतिक होता है और राज्य राजनीतिक इकाई है। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद के प्रकार क्या है? तो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक। ये सारा जो क्वेश्चन बनाए ना दोस्तों, वो इस तरीके से बनाए हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट ना रहे, कि टू दी पॉइंट क्वेश्चन को एकदम सिंपल रखे हैं, आंसर को एकदम सिंपल रखे, कि उस आंसर को याद कर लेते हो केवल, तो उस याद के बेसिस पे बहुत तुम्हारी निपट जाएगा, बहुत से बड़े बड़े आंसर को डील कर सकते हो। तो इस ये थीम है, एक वीडियो में, एक शॉट में पूरे चैप्टर को हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, खाली इसका मेन मेन चीज को केवल याद कर लेना। हम इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहे हैं जो तुमको याद करना है। याद करने वाला पॉइंट को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ये सारा वर्ड तो याद कर लेना है। ओके, अगला, राष्ट्रवाद की विशेषता क्या है? तो एकता, देशभक्त, स्वतंत्रता की भावना, ये राष्ट्रवाद की विशेषता होती है। राष्ट्रवाद का मुख्य आधार सांस्कृतिक एकरूपता। राष्ट्र का मूल तत्व क्या है? जनसंख्या, क्षेत्र और संस्कृति, ये राष्ट्र का मूल तत्व होता है। अगला, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद का आधार क्या है? तो औपनिवेशिक विरोध और विविधता में एकता। अगला, राष्ट्रवाद के सिद्धांत क्या है? आत्मनिर्णय और संप्रभुता। राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक कौन से हैं? तो रूसो, हेगेल और फिचटे। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद के लाभ क्या है? तो एकता, स्वतंत्रता और प्रगति। ये सब याद कर लो, ये सब खाली कीवर्ड को याद कर लो। अगर लास्ट वीडियो तुम लोग मेरा नहीं देखा है की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का, जरूर से देख लेना, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा थोड़ा बात किए हैं कि कैसे थ्योरी पेपर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जरा जरा से हम आइडिया देके रखे हैं, ठीक है। अगला, राष्ट्रवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो राष्ट्रवाद का दुष्प्रभाव है कि सांप्रदायिकता और युद्ध। भारतीय संवाद के नेता कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद के नेता कौन है? तो है गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रवाद का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय एकता और अपना पहचान, ये राष्ट्रवाद देता है। राष्ट्रवाद का उदाहरण क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये राष्ट्रवाद का उदाहरण है। याद करते जाओ दोस्तों। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? सांस्कृतिक पहचान और आधारित राष्ट्रवाद। राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या है? राजनीतिक प्रभुत्व पर आधारित। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? तो आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित है। राष्ट्रवाद की पहचान कैसे होती है? भाषा, धर्म, संस्कृति से। राष्ट्र की पहचान कैसे होती है? तो वहां पे कौन सा भाषा है, कौन सा धर्म बोला जा रहा है, कौन सा संस्कृति चलता है बेसिकली। राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद में मीडिया की भूमिका, तो जागरूकता और प्रचार।
राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद में अंतर। तो राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद शोषण प्रकार है। राष्ट्रवाद के कारण क्या है? सांस्कृतिक समानता और ऐतिहासिक अनुभव। राष्ट्रवाद की आलोचना तो असहिष्णुता और हिंसा। राष्ट्रवाद का भविष्य क्या है? तो वैश्वीकरण के बावजूद वैश्वीकरण के बावजूद प्रासंगिक। ओके, अभी हम लोग क्या बात किए हैं? हम लोग इस अर्थ से जुड़ा हुआ जितना भी अर्थ है उस पर हम लोग बात कर लिया। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के तत्वों के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तत्व के ऊपर। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना जो लोगों को एकता और देश प्रेम से जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो समान भाषा, संस्कृति, भूगोल, धर्म और इतिहास, ये इसका मुख्य तत्व है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में भाषा का क्या महत्व है? भाषा से आपसी संवाद और एकता मजबूत होती है। भाषा का क्या रोल है? तो आपस का कॉन्वर्सेशन और एक यूनिटी बने रहना। अगला, समान संस्कृति और राष्ट्रवाद में योगदान क्या है? तो समान रीति रिवाज, परंपराएं और आदतें एकता बढ़ाती है। भूगोल राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित करता है? तो समान क्षेत्र में रहना साझा पहचान को बढ़ावा देता है। धर्म और राष्ट्रवाद का एक तत्व कैसे है? धर्म राष्ट्रवाद का एक तत्व कैसे है? तो समान धार्मिक मान्यताएं लोगों को जोड़ती है, ये एक तत्व है कि जो धार्मिक मान्यता है वो लोगों को जोड़ती है। अगला, बाय द वे तुम लोग का जो एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम के बाद के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि डू नॉट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एकेडमिक सिलेबस। एक बार हम साइड कॉन्वर्सेशन कर ले रहे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में जानते रहना चाहिए कि तुमको ये जानना है कि डू नॉट डिपेंड अपॉन द ओनली एकेडमिक सिलेबस, क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन बहुत है, बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है। जॉब को लेकर के, हर चीज को लेकर, तुम्हारा जिसमें भी इंटरेस्ट उसमें बहुत कंपटीशन है। तो उसका स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करना शुरू कर देना, कैसे कर देना है, इसके लिए हम लोग तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। हम लोग तुम लोग से बात करने वाले हैं कि तुम लोग अपने आर्ट्स के ऊपर कैसे अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं। बाय द वे तुम लोग को अगर अपना कोई डाउट्स है इन सब चीजों को लेकर के, तो हम लोग को एक मेल दे रहे हैं। ये मेल सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। अगर सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड है तो फिर यहीं पे हम लोग का बात हो जाएगा नीचे कमेंट में। बट अगर तुमको लगता है कि सीरियस लाइफ से रिलेटेड अगर तुमको कुछ पूछना है कि कैसे हम स्ट्रेटेजिकली अपने टाइम को यूज कर सकते हैं और हाई बेनिफिट ले सकते हैं, यू शुड मेल मी ऑन दिस सिद्ध सर 555@gmail.com gmail.com। इस पे हमको अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हो, रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, बियॉन्ड योर एकेडमिक लाइफ का अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ओवर हेयर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसका कहीं पे लिख करके रख सकते हो, सिद्ध सर 555@gmail.com। आपको मालूम होना चाहिए मेल वेल कैसे यूज करते हैं, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। नहीं पता थोड़ा सा गूगल करो, जान के रखो, क्योंकि ये सब चीज बहुत जरूरत है भाइयों। ओके, अगला क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, इतिहास राष्ट्रवाद में कैसे सहायक है? साझा ऐतिहासिक अनुभव एकता को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रवाद के लाभ क्या है? तो एकता, स्वतंत्रता, देशभक्ति और विकास, ये सब राष्ट्रवाद से हो पाता है। राष्ट्रवाद की हानियां क्या क्या है? तो उग्रवाद बनाता है ना, संस्कीर्णता करता है और टकराव करवाता है। भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता क्या है? तो विविधता में एकता, एक खास बात है। राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न होता है? तो राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से। राष्ट्रवाद का उदाहरण क्या है? भारत की स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रवाद और देश प्रेम में अंतर क्या है? कुछ कुछ क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग पूछने का कोशिश किए हुए हैं। तो अंतर क्या है? तो राष्ट्रवाद देश की सुरक्षित, देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देश। ठीक है, अगला, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कब हुई थी? बता चुके हैं, 18वीं सदी में यूरोप में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है?
तो सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकता। राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या है? समान राजनीतिक विचारधारा पर आधारित एकता। सामाजिक राष्ट्रवाद क्या है? समाज में समानता और एकता का समर्थन। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है? तो स्वदेशी उत्पादन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। राष्ट्रवाद कैसे फैलता है? तो शिक्षा, साहित्य, मीडिया और संघर्ष से राष्ट्रवाद फैलता है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवाद का उद्देश्य राष्ट्र के समृद्ध, सुरक्षा और एकता। राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अंति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा खतरा है। अगला, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में संबंध क्या है? दोनों में जन भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रवाद की आलोचना क्यों होती है? संकीर्णता और टकराव के कारण। राष्ट्रवाद को मजबूत कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षा, समानता, सहिष्णुता से। सहिष्णुता का मतलब होता है सहना, ठीक है, इनसे राष्ट्रवाद को मजबूत किया जा सकता है। अब तुम्हारे लिए हमको एग्जाम का ये बहुत ज्यादा करना था, तो इसलिए हम ये बना दिए। अब आने वाले क्वेश्चन में इतना ज्यादा फॉर्मेट नहीं है, टू दी पॉइंट हम लोग वहां पे बात किए हुए हैं। टू दी पॉइंट का मतलब थोड़ा सा वहां पे डिजाइनिंग नहीं, ताकि जिस चीज का तुमको जरूरत है विदाउट डिजाइन की हम लोग पीपीटी को तुम्हारे सामने ला रहे हैं, उस चीजों को ला रहे हैं, ठीक है। आओ। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय आत्म निर्णय, ओके। आओ, पहला, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या है? तो यह सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जिसके जिस ये एक सिद्धांत है जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आत्म निर्णय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहकर अपनी सरकार और नीतियों का चयन करने का अधिकार प्रदान करता है। मुक्त रहकर नीतियों का चयन करने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत कब प्रमुखता से उभरा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा इसे बढ़ावा दिया गया। अगला अगला क्वेश्चन है कि वुडरो विल्सन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया था? तो 1918 में प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे कुछ कुछ थ्योरी ऐसा है जो तुमको केवल याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत किन संघर्षों में महत्वपूर्ण रहा? तो उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्षों में। अगला, क्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार सभी समूहों को दिया जा सकता है? सभी समूहों को यह अधिकार देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे अराजकता और अस्थिरता हो सकती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का क्या प्रभाव हुआ? यह सिद्धांत ने नए राष्ट्र राज्यों के गठन और उपनिवेशवाद के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है? हाँ, ये आज भी विभिन्न क्षेत्रों में स्वायत्तता और स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रासंगिक है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय और राष्ट्रवाद में क्या संबंध है? तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय राष्ट्रवाद का एक प्रमुख घटक है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर जोर देता है। अगला, क्या राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत सभी स्थितियों में लागू होता है? नहीं, इसकी सीमाएं हैं और सभी स्थितियों में लागू करना संभव नहीं है। अगला, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है? तो यह सिद्धांत सभी समूहों के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता है। इससे अराजकता उत्पन्न हो सकती है। अगला, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आलोचना क्या है? इस सिद्धांत की आलोचना इसकी सीमाओं और सभी समूहों के लिए इसकी व्यवहारिकता पर की जाती है। अगला, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो विभिन्न राष्ट्रवादी समूह और स्वतंत्रता आंदोलन इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का विरोध कौन करता है? कुछ सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय गठन इस सिद्धांत का विरोध करते हैं, विशेषकर जब उनकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। अगला, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भविष्य क्या है? तो यह सिद्धांत भविष्य में भी विभिन्न स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब इसका भविष्य क्या है? तो भविष्य है कि आगे चल के भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय क्या सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या स्थान है? तो यह स्थान मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का संयुक्त राष्ट्र में क्या स्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह सिद्धांत शामिल है, लेकिन इसे सभी स्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का मानवाधिकारों से क्या संबंध है? यह सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ जुड़ा है, क्योंकि यह लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव है? यह सिद्धांत आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर जब यह नए राष्ट्र राज्यों का गठन करता है। तुम लोग को हम लास्ट क्लास में ध्यान से सुनो। तुम लोग को हम लास्ट क्लास में एक बार बताए थे कि थ्योरी पेपर पढ़ने का तरीका क्या होता है। क्या तरीका होता है? तरीका ये है कि जब भी आप थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, जब भी थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं, तो गोल्डन तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद उसका जो भी आंसर है, उस हर एक आंसर का एक कीवर्ड होता है। क्या होता है? एक कीवर्ड होता है। तो जो अगर कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आपको गोला गोला करना है। ठीक है, कुछ कीवर्ड हो सकता है 2-3 वर्ड का, उसको गोला कर लेना, केवल गोला को याद कर लेना, ये सबसे अच्छा तरीका है। एकेडमिक लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए, तो हम लोग इस चैनल पे बात करने वाले हैं। अगर तुमको रियल लाइफ में ग्रोथ चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में, कैश फ्लो की लाइफ में, अगर कुछ अर्निंग करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, साइड से कुछ करना चाहते हो, तो हम लोग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं दोस्तों। हम लोग का ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग वी ट्राई आवर बेस्ट हैंड होल्ड करके कुछ ना कुछ अब तक आपके लिए कुछ स्टेबलाइज कैश फ्लो इनकम पर मंथ कुछ ना कुछ जनरेट कर सके। अगर इसके ऊपर जानना चाहते हो, सो ऑलरेडी हम लोग का मेल दिया हुआ है, यू शुड आस्क मी ओवर देयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रवाद की बात करें। टैगोर का राष्ट्रवाद के प्रति दृष्टिकोण क्या था? टैगोर ने राष्ट्रवाद को मान्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना है और इसे मृग तृष्णा के रूप में देखा है। अभी ये अंडरलाइन कर लेना है। और टैगोर ने राष्ट्रवाद को मान्यता का मूल सिद्धांत के खिलाफ माना है, ये अंडरलाइन कर लेना। केवल ये दोनों अगर अंडरलाइन बोला याद है, तो समझो ये क्वेश्चन याद है। टैगोर ने राष्ट्रवाद के किस प्रकार आलोचना की? उन्होंने इसे एक यांत्रिक धारणा माना जो मानवता के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का क्या परिणाम हो सकता है? तो उनके अनुसार राष्ट्रवाद सभ्यता को नुकसान पहुंचा सकता है और मानवता को विभाजित कर सकता है। चौथा, टैगोर ने राष्ट्रवाद की तुलना किससे की है? तो उन्होंने राष्ट्रवाद की तुलना मृग तृष्णा से की है, जिसे प्राप्त करना असंभव है। टैगोर का मानना था कि राष्ट्रवाद किसका बाहरी रूप है? तो उन्होंने साम्राज्यवाद को राष्ट्रवाद की बाहरी अभिव्यक्ति बताई है। किसको? साम्राज्यवाद को। टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर किस पर जोर दिया? तो उन्होंने मानवता, शांति, सद्भाव और कल्याण पर जोर दिया है। नेक्स्ट, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का मानवता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके अनुसार राष्ट्रवाद मानवता के खिलाफ जाता है और इसे विभाजित करता है। टैगोर ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार की धारणा माना? तो उन्होंने इसे एक यांत्रिक और अव्यक्तिक धारणा माना है। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का समाज पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो यह समाज में संकीर्णता और विभाजन को बढ़ावा देता है। टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त किया? तो उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में राष्ट्रवाद की आलोचना की है। क्या किया है? आलोचना किया है। आलोचना समझते हो? इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, सब।
टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर किस अवधारणा का समर्थन किया? उन्होंने विश्व भारती की अवधारणा का समर्थन किया जो विश्व बंधुत्व पर आधारित है। अगला, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके अनुसार यह व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करता है। अंडरलाइन, मतलब कीवर्ड को केवल अंडरलाइन। टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों को किस पुस्तक में व्यक्त किया? टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों किस पुस्तक में व्यक्त किया? तो नेशनलिज्म के एक बुक है, इसमें उनको पब्लिश किया गया है। अगला, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो उनके अनुसार यह शिक्षा को संकीर्ण और सीमित बना सकता है। क्या बना सकता है? संकीर्ण और सीमित। अगला, टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों को किस समय व्यक्त किया? तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद की आलोचना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया था? आलोचना किया था। सो अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो संकीर्ण और सीमित कर देता है। सो क्वेश्चन नंबर 17, टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर किस प्रकार की समाज व्यवस्था का समर्थन किया था? तो उन्होंने प्रेम और सहयोग पर आधारित समाज व्यवस्था का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके अनुसार हाँ, यह राष्ट्रीय संबंधों में तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देता है। तनाव और संघर्ष को गोला गोला कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों को किस माध्यम से व्यक्त किया? उन्होंने लेख, भाषण और कविता के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आर्थिक असमानता और शोषण को बढ़ावा देता है। टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया? तो उन्होंने विकेंद्रीकृत और मानवतावादी और राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 22, टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद और धार्मिक सहिष्णुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके अनुसार यह धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष को बढ़ावा देता है। टैगोर ने राष्ट्रवाद के प्रति अपने विचारों को किस भाषा में व्यक्त किया था? तो उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने विचार को प्रस्तुत किया था। बांग्ला और अंग्रेजी में। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके अनुसार यह सामाजिक अन्याय और भेदभाव को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 25, टैगोर ने राष्ट्रवाद के स्थान पर किस प्रकार की वैश्विक व्यवस्था का समर्थन किया? उन्होंने विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थन किया था। नाउ अब आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। ये हम जो बताए उसका बोलने का क्या अर्थ था कि जो अभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाया गया वो एकदम फंडामेंटल है। इस आंसर को अगर याद कर लेते हो तो ये समझ लो कि इसको याद कर लेने के बाद इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन आएगा वो तुम डील कर पाएगा। बेसिकली ये बोलने का अर्थ है वन शॉट में एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल रेडी है। ठीक है, तो इस आंसर को केवल याद कर लेते हो तो समझ लो इस चैप्टर का क्रक्स, इसेंस, इस चैप्टर का जूस तुम्हारा रेडी हो गया। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में मिलेंगे हम लोग अगले आपके अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम के बाद खुद के ऊपर जरूर काम करना। खुद के पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर काम करना जो एकेडमिक से मार्क्स से हटके हो। ऑफ कोर्स मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करो, इसके ऊपर काम करो, बट इसके अलावा खुद पे, खुद के स्किल्स पे
लाइफ पे जरूर से काम करना है। एंड इफ यू स्टक समवेयर, वी आर ऑलवेज ऑलवेज विथ यू।